नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सिन्हा फिर से आज आपके बीच में द बेस्ट एजुकेशन के चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, तो उसमें टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। उस टॉपिक से हमारा रिलेटेड आज का वीडियो है। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्नों को हमें देखना है कि कैसे हल करना है। और एक बात मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग कहीं भी थीटा का मान इनपुट नहीं करेंगे, बस केवल विद इन सेकेंड में कैसे क्वेश्चन बनेगा उसे हम लोग देखेंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे उनके शब्दों में फंसते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन को बनाने के वक्त थीटा का मान इनपुट करके ही बच्चे फंस जाते हैं। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो एकदम स्पेशल ट्रिक है, और उस स्पेशल ट्रिक के आधार पर आप क्वेश्चन को बहुत हुआ तो 2 से 3 सेकंड में आसानी से हल कर सकते हैं। तो कुछ भी बताने से पहले आप सबसे मेरा पुनः अनुरोध है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और साथ ही साथ लाइक बटन दबाना ना भूलें एवं कमेंट बॉक्स में अपना अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। और इस प्रश्न में, इस वीडियो के में मैं एक लास्ट प्रश्न आपके पास दूंगा। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि उन प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। तो सिंपल सा बात है कि हाइट एंड डिस्टेंस जानने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्म, जहां मैंने आप लोग को शुरू के वीडियो में आप लोग को बताया है, के वीडियो में आप लोग को मैंने बताया है, जहां पर एकदम नॉर्मल सा चीज है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका ये वाला कोण यानी अर्थात कोण ए बी सी यानी एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री। अगर ये कोण हमारा थीटा होगा तो कॉमन सेंस अब आ गया कि ये कोण हमारा क्या होगा 90 माइनस theta, because sum of all angles of a triangle is 180 degree। तो आइए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ शब्दों में, तो ये एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस में 2 शब्द रहते हैं। पहला हमारे पास रहता है उन्नयन कोण, पहला हमारे पास रहता है उन्नयन कोण, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हम लोग कहते हैं इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन। पहला जो शब्द रहता है उन्नयन कोण, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा जो हमारे पास रहता है अवनमन कोण, दूसरा जो हमारे पास रहता है वो रहता है हमारे पास क्या, अवनमन कोण। इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिपर्शन, हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिपर्सन। तो ये उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है, सबसे पहले ये समझिए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, अगर कोई व्यक्ति किसी बिंदु से, अगर कोई व्यक्ति किसी बिंदु से नीचे की तरफ से ऊपर की ओर दिख रहा है, वो भी क्षैतिज में, क्षैतिज मतलब करने का तात्पर्य इन हॉरिजॉन्टल, नॉट अ वर्टिकल, इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो क्षैतिज दृष्टि से ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल हमारा कहलाएगा उन्नयन कोण। ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। अब ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर क्षैतिज दृष्टि में देख रहा है यानी तिरछे देख रहा है, तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति ऊपर शीर्ष पर बैठा है और उसके बाद ये ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो इस समतल के समानांतर एक लकीर मैंने खींचा और यहाँ से अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा कहलाएगा अवनमन कोण, अर्थात एंगल ऑफ
डिपर्सन, ये क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। यानी कॉमन सेंस में हम इसे कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर क्षैतिज दृष्टिकोण से देख रहा है तो वो उन्नयन कोण कहलाया, अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर क्षैतिज दृष्टिकोण में देख रहा है तो वो क्या कहलाया, अवनमन कोण। अब चूंकि सिंपल सा लॉजिक है कि ये और ये रेखा समानांतर, जैसे मैंने बोला एक समानांतर रेखा मैंने खींचा तो ये वाला अवनमन कोण का एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, बिकॉज एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। दो समानांतर रेखाओं में एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कहने का मतलब अगर प्रश्न में आपके उन्नयन कोण या अवनमन कोण भी दिया है तो आप सीधा सा बात है कि उसे आप यहाँ रख दें, यानी नीचे की ओर आप उसे सेट आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो कंफर्म ये वाला एंगल थीटा होगा, और यह ध्यान दीजिएगा ये 90 माइनस थीटा, टोटल यहाँ एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री। तो सिंपल सा लॉजिक है, चाहे प्रश्न में उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, कुछ भी दिया हो तो सिंपल से बात है कि हमें क्या करना है कि सदैव यहाँ पर यानी नीचे की ओर एंगल को सेट आउट कर देना है। अब बस बात यहाँ पर खत्म हो रही है और सिंपल सा बात है कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो उन सारी चीजों को बताने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मेट दे रहा हूँ जहाँ किसी भी प्रकार का आपको एंगल नहीं याद करना है कि हमारे पास साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू या सेक या कॉसेक या कॉट का वैल्यू क्या होगा और उसको कैसे बनाना है, तो हमें कुछ याद नहीं करना है। एकदम सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, 2 से 3 सेकंड में केवल क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उस पर कैसे ये कंडीशन आएंगे और उसे कैसे बनाना है। तो अमूमन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने भी देखा होगा एग्जामिनेशन में, बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी मैक्सिमम टाइम एंगल जो रहता है वो 30, 45 या 60 डिग्री का रहता है। सिंपल सा लॉजिक है कि मैंने उस फॉर्मेट पे आपको बनाया कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, अब ध्यान दें ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है ए बी सी, अगर मान लीजिए कि ये 30 डिग्री का एंगल है तो कंफर्म होगा ये ऊपर वाला क्या होगा, 60 डिग्री। इन द केस अगर ये 30 डिग्री ना होकर अगर ये 60 डिग्री होता तो कंफर्म हो गया ऊपर वाला क्या होता है, ये हमारा 30 डिग्री। इन द सेम केस अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री ना होकर 45 डिग्री होता तो कंफर्म ये भी हमारा क्या होता, 45 डिग्री होता। क्लियर है। और आपको मालूम है जब दो एंगल बराबर है तो दोनों के सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। जब एंगल बराबर है तो भुजा भी बराबर। यानी मैंने एक जो तरीका आपको मैं अभी बताऊंगा, इससे पहले मैंने रेशियो में भी बच्चों को पढ़ाया, रेशियो वाले फॉर्मेट में भी मैंने बताया कि सिंपल सा फॉर्मेट पे बिना किसी एंगल को याद किए आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे, तो आइए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैंने अगर थीटा का मान यहाँ रखा तो एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में लंब होता है, लंब कहने का तात्पर्य परपेंडिकुलर, उसके बाद आधार होता है, आधार कहने का तात्पर्य बेस, और उसके बाद क्या होता है, हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण होता है, कर्ण कहने का तात्पर्य हमारे पास हाइपोटेनियस। ये 3 फॉर्मेट होता है। तो यदि ध्यान दीजिएगा, यदि थीटा का मान अगर 30 डिग्री है, थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री है, तो लंब हमारा जो होगा 1 के अनुपात में होगा, आधार जो होगा √3 के अनुपात में होगा, और जो हमारा कर्ण होगा वो 2 के अनुपात में होगा। यानी जब एंगल 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होगी, क्योंकि जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 30 डिग्री रखा, ध्यान दें मैंने जब यहाँ पर 30 डिग्री रखा तो एकदम नॉर्मल सा ध्यान दें कि 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1 कंफर्म। जब ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने वाला साइड हो जाएगा हमारे पास √3। क्लियर। और साथ ही साथ ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया,
और हाइपोटेन्यूज के सामने वाला पार्ट हो जाएगा हमारा 2। तो ऐसे फॉर्मेट से हम आसानी से बना सकते हैं और आगे मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है। बस नॉर्मल मैं आपको जो बात बता रहा हूं कि यदि एंगल और कोई भी फॉर्मेट हो हर जगह ये यूज है। ये केवल ऐसा नहीं कि tan और cot के साथ है। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या ये केवल tan और cot के साथ लगेगा, अगर sec और cosec भी अगर दिया रहेगा तो आप एकदम नॉर्मल सा ध्यान दें कि मैं जो आपको फॉर्मेट बता रहा हूं वो सारे केसेस में यूज होगा। केवल ऐसा नहीं है कि कुछ जगह सीमित है और कुछ जगह नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये हर जगह आपको अप्लाई करेगा और इस पर मैं क्वेश्चन भी अभी आपको करवाऊंगा, तो आप देखिएगा कि ये कैसे अप्लाई होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं दूसरे एंगल का। जैसे कि 30 डिग्री का हमने देखा, 30 डिग्री अगर एंगल है तो लंब के सामने 1, आधार के सामने √3 और कर्व के सामने 2। अगर 30 डिग्री से ऊपर बढ़े 45 डिग्री एंगल पे, अगर 45 डिग्री एंगल पे बढ़े तो 45 में लंब भी 1, आधार भी 1 और हमारा कर्ण हो जाएगा √2। लंब भी 1, आधार भी 1 और कर्ण हो जाएगा हमारा √2। ये कैसे होगा तो थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर आपके पास एंगल रखा 45 डिग्री, सिंपल सा लॉजिक, ये एंगल हमारे पास है 45 डिग्री, तो कंफर्म है ये तो 90 डिग्री की, इन दोनों का सम हमारा 90 होना चाहिए। तो ये भी हमारा एंगल क्या होगा 45 डिग्री। इस 45 के सामने वाला साइड 1 और एंगल दोनों बराबर है तो कंफर्म इस 45 के लिए सामने वाला साइड क्या होगा 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा √2, ये जो हाइपोटेन्यूज है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं बिना किसी एंगल को यूज किए हुए। जैसे मैं आपको तीसरा फॉर्मेट बता रहा हूं कि अगर हमारे पास ये एंगल के रूप में 60 डिग्री दे रखा है, कितना 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री के टर्म में लंब जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा √3, उसके बाद आधार हो जाएगा हमारे पास 1 और हमारे पास कर्ण हो जाएगा 2। अब ये कैसे होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप यहां ध्यान दें कि अगर क्या ध्यान दे कि अगर मान लीजिए ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर होगा तो ये हो जाएगा √3। अब जब ये 60 है तो कंफर्म ये एंगल हमारा क्या होगा 30 डिग्री, तो 30 के सामने वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा 1 और सिंपल सा लॉजिक कि AC हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो हम ऐसे फॉर्मेट पे इस रेशियो के आधार पर क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब बच्चों के मन में एक बात आती है कि सर फिर तो ये रेशियो याद करना पड़ेगा, अगर रेशियो याद करेंगे तभी जाके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ रेशियो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रेशियो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको केवल समझ के आप बना सकते हैं और मैं जो समझा रहा हूँ कृपया कर उस पर ध्यान दें। आइए देखते हैं कि सिंपल सा बात है कि बिना रेशियो याद किए ये कैसे होगा। तो नॉर्मल सा चीज देखिएगा कि मैंने जब बात किया एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो ये एंगल हमारे पास तो 90 डिग्री है कंफर्म। अब यहाँ ध्यान दें ABC की बात होगी तो कंफर्म आप मान के चलो कि अगर ये 45 है तो ये भी 45 और हमें ये ज्ञात होता है कि जब दो एंगल किसी ट्रायंगल में इक्वल होंगे तो उनके सामने वाला यानी अपोजिट साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। यानी बस जहां दोनों एंगल का मान इक्वल है तो दोनों जगह हमारे पास 1। और आप ध्यान दें कि जब हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो √AB² और AC² जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा √2। ये हमारे पास 45 की बात हुई। उसके बाद एकदम और भी आसान सा चीज, अगर मान लीजिए कि यहाँ एंगल आपके पास 30 डिग्री दे रखा है तो कंफर्म यहाँ आपके पास 60 डिग्री क्लियर है। 30 डिग्री या 60 डिग्री यहाँ रहेगा तो यहाँ अगर 60 रहेगा तो यहाँ 30, अगर ये 30 डिग्री दे रखा है तो इसका 60 डिग्री। अब ये आप बताइए कि दोनों में एंगल कौन बड़ा है 30 डिग्री की 60 डिग्री, तो कॉमन सेंस 60 डिग्री इज ग्रेटर दैन 30 डिग्री। न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार अगर हम ध्यान दें तो 60 डिग्री 30 डिग्री से बड़ा है। तो अब आप यह ध्यान दें कि एक बड़ा है कि √3 बड़ा है। अब हम जानते हैं कि √3 का वैल्यू होता है 1.732 और 1 तो 1 ही है तो नेचुरल √3 बड़ा है। तो बस हमेशा ध्यान दीजिएगा
कि 60 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा √3 होगा ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो साइड। 60 डिग्री के सामने वाला साइड जो होगा ऑलवेज √3 होगा, और 30 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। 30 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। और हाइपोटेनियस दोनों केस में हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि हम √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अगर जोड़ेंगे तो 3 + 1 यानी 4, अंडर रूट में 4 मीन्स 2 हमारे पास ये हाइपोटेनियस आएगा। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन्हें कैसे हल करना है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और इस फॉर्मेट को ध्यान दें। अगर आपने ये जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया, अगर ये फॉर्मेट एक बार माइंड में आ गया, और मैंने जो यहाँ पर जो आपको समझाया है अभी तरीका, ये तरीका एक बार दिमाग में अगर आपके पास आ गया, तो मैं आपको गारंटेड के साथ कहता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको किसी भी एंगल का मान याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी बिना मान याद रखे आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, और साथ ही साथ उससे बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे बनेगा 2 से 3 सेकंड में, वो भी तरीका मैं सिखाऊंगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं उस प्रश्न की ओर। जो हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने ये पहला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, और इस प्रश्न को कैसे हम लोग 2 से 3 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो बस मैं बेसिक सा क्वेश्चन है, और आपको पहले इसको डिटेल में समझाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि डायरेक्ट कैसे बनाया जा सकता है। आइए थोड़ा सा ध्यान दें। 30 मीटर ऊंची एक मीनार के आधार से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार के आधार से बिंदु P की दूरी ज्ञात करें। अब ध्यान दें कि जो बच्चे मेरे फॉर्मेट को पकड़ लेंगे वो बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखना है इसे डिटेल में कैसे बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले अगर मान लीजिए कि मैंने ये माना कि ये मीनार ए बी है, और इस बी आधार से, ध्यान दीजिएगा, इसके आधार बी से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। क्वेश्चन यही कर रहा है कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर, और इसके आधार से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, और जो यहाँ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपके पास कितना कर रहा है, 30 डिग्री है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपके पास 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन में यही कर रहा है, तो आधार से बिंदु P की दूरी ज्ञात करें। यानी आपको जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, BP ज्ञात करना है। यानी ये दूरी मान लीजिए मैंने x माना। तो सबसे पहले इसको बाय डिटेल अगर हम देखें तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल ABP में हम लोग बात करें, तो हमारे पास सबसे पहले एंगल APB = 30 डिग्री दिया है, ये दे रखा है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि ट्रायंगल ABP में जब APB 30 डिग्री है, और ये ध्यान दीजिएगा इसके आधार से, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री, क्योंकि मीनार सीधा कर रहा है, मीनार जो है हमारे पास सीधा कर रहा है, और इस मीनार के 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर हमारे पास AB क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल ये दिया है 30 डिग्री, इसके सामने वाला साइड AB जो होगा हमारे पास क्या होगा, लंब होगा। तो सिंपल सा बात है, हम लिख सकते हैं AB बराबर लंब बराबर 30 मीटर। अब जब इस एंगल की बात हुई तो कंफर्म सामने वाला साइड लंब हो जाएगा, उससे बगल वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, आधार। यानी हम लिख सकते हैं BP बराबर आधार, और ये हमें निकालना है x का मान। तो इन ट्रायंगल ABP में अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला मोटिव यही है कि हमारे पास लंब और आधार दिया हुआ है, लंब दिया आधार ज्ञात करना है। तो पूरे 6 कंपोनेंट में ट्रिग्नोमेट्री के किस कंपोनेंट में लंब और आधार दोनों शामिल होते हैं, तो tan और cot दोनों में लंब और आधार शामिल होते हैं। तो मैंने बस माना tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब tan का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। यानी हम ये लिख सकते हैं, लंब के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB, और आधार के जगह हम क्या लिख सकते हैं, BP। या लंब हमारे पास 30 मीटर और आधार भी मैंने माना x मीटर। अब यहाँ से tan 30 का वैल्यू हमें याद करना होगा कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है
1/√3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर यहाँ लंब दिया है 30 और बाई x, तो अब जाके जब हम x निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये टर्म हो जाएगा, यानी x बराबर 30√3 मीटर। और जहां तक अगर √3 का मान आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको पुट करके हम मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हैं, और यहाँ से हमारा आंसर प्राप्त हो गया 30√3 मीटर। तो यहाँ से ये फॉर्मेट के आधार पर हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहला एकदम बेसिक में बता रहा था, तो ध्यान दें कि हमें इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट से यहाँ से भी तो बना सकते हैं, तो ये आपके समझ की चीज है कि आप डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं। तो मैं ये भी बता रहा हूँ, इतना भी नहीं करना है, क्वेश्चन देखना है और सीधा आंसर दे देना है। तो कैसे आंसर हमारा बनेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे सामने जो क्वेश्चन कहा कि ए भी एक मीनार है, मैं इस फिगर पे आपको समझा दे रहा हूँ। ए भी एक मीनार है और मीनार की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर, और साथ में कह रहा है आपसे कि इसके आधार से बिंदु बी की दूरी ज्ञात करना है जब इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एकदम कॉमन सेंस, जब ये 30 होगा तो कंफर्म ये कितना एंगल होगा 60 डिग्री, बिकॉज दोनों का सम हमारा कितना आना चाहिए 90 डिग्री। अब आप ध्यान दें कि जब ये 60 डिग्री हो गया तो हमें मालूम है कि 30 के सामने वाला साइड ऑलवेज 1 और 60 के सामने वाला साइड ऑलवेज 3√3। 30 के सामने वाला साइड ऑलवेज 1 और 60 के सामने वाला साइड ऑलवेज √3। तो बस हम आसान से देख लेते हैं कि इस साइड का वैल्यू दिया हुआ है, यानी एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास 30 मीटर दे रखा है। तो एक यूनिट का वैल्यू 30 मीटर, तो हमें ज्ञात कौन सा यूनिट करना है, √3 वाले यूनिट को ज्ञात करना है। तो √3 यूनिट का वैल्यू 30√3 मीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। तो केवल आप माइंड में ये चीज सोच के आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाला साइड का मान दे रखा है, तो कंफर्म हो गया कि एक यूनिट का वैल्यू 30 मीटर और √3 यूनिट का वैल्यू हमारे पास √30√3 मीटर। और ऐसे हम आसानी से विदिन सेकंड में 2 से 3 सेकंड में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि हम डायरेक्ट उसे कैसे बना सकते हैं और कितना जल्दी इसे हल कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर है, और अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है, एक मीनार के आधार से 60 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कहने का तात्पर्य एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बताएं कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार का हाइट ज्ञात करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इसे हम लोग आसानी से बनाएंगे तो पहले इसको आप समझ लें कि ये क्वेश्चन कर क्या रहा है कि अगर ये ए भी एक मीनार है और इसके आधार बिंदु बी से पी की दूरी हमारे पास इस पर दे रखा है 60 मीटर, ये एंगल हमारा ऑलवेज 90 डिग्री जाएगा। और कह रहा है कि ये जो उन्नयन कोण है इस बिंदु से इस पर कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये हाइट आपको क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो हम इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो नॉर्मल सा ध्यान दें, ये एंगल 60, ये एंगल कंफर्म हमारे पास 30 डिग्री, और 30 के सामने वाला साइड हमारे पास ऑलवेज 1 और 60 के सामने वाला साइड हमारे पास ऑलवेज √3। अब ध्यान दें, यहाँ पर एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास 60 दे रखा है, यानी एक यूनिट का वैल्यू 60 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, √3 यूनिट का वैल्यू, तो √3 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 60√3 मीटर। और विद इन सेकंड में केवल और केवल क्वेश्चन कर आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं, जहां किसी भी प्रकार का आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक या कॉसेक थीटा का मान याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं और थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इससे ऊपर उठकर अगर क्वेश्चन आता है तो उसे भी बिना एंगल की सहायता से हम कैसे हल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ लिखा है कि किसी दीवार पर 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की के साथ दीवार के आधार से x मीटर की दूरी पर स्थित एक सीढ़ी टिकी हुई है।
तथा उस बिंदु से खिड़की का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उस बिंदु से खिड़की का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ये एक दीवार है और इस दीवार पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक खिड़की, इस दीवार पर इस बिंदु पर एक खिड़की है और इस दीवार के आधार से x मीटर की दूरी पर स्थित, ध्यान दीजिएगा x मीटर की दूरी पर स्थित एक सीढ़ी है जो इस 15 मीटर ऊंची खिड़की के साथ टिकी हुई है। यानी ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी इस 15 मीटर ऊंची खिड़की के साथ टिकी हुई है। ये सीढ़ी और कह रहा है इस बिंदु से इस खिड़की का जो उन्नयन कोण है ये कितना है हमारा? 30 डिग्री है। इस खिड़की का जो उन्नयन कोण है वो हमारा कितना है? 30 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई आपको क्या करना है। अब हमारे पास ये दूरी तो पूछ नहीं रहा है, हमसे इस बार क्या पूछा? सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो कंफर्म ध्यान दें कि जब उन्नयन कोण यहाँ 30 डिग्री, तो आपको मालूम होगा कि ये एंगल अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 30 के सामने वाला पार्ट यानी उसका साइड 1, 60 के सामने वाला साइड √3, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना? 2 और 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 15 मीटर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 15 मीटर। हमें खिड़की की सॉरी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, तो ये हमें हाइपोटेन्यूज ज्ञात करना है। तो 2 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 15 गुने 2 बराबर 30 मीटर और इस प्रश्न का आसानी से उत्तर हमारे पास आ गया 30 मीटर, बिना किसी एंगल को देखे हुए और बिना किसी एंगल पर दिमाग लगाए हुए। तो ऐसे प्रश्न आपको और मैं दे दूंगा, ऐसे प्रश्न के साथ हमें देखना है कि बिना किसी एंगल को यूज किए हुए हम सारे प्रश्नों को कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहां तक मैं ये बता रहा हूं, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन में पूछा होता कि उस दीवार के आधार से कितनी दूरी पर वो सीढ़ी है, यानी हमें x का मान निकालना होता, तो सिंपल सा लॉजिक है कि उस टर्म में हम क्या करते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 15 मीटर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 15 मीटर, तो ये x वाला यूनिट कितना है? √3, तो √3 यूनिट का वैल्यू हम निकालते हैं तो 15√3 मीटर, और ये हमारा क्या होता? प्रश्न का सही उत्तर होता। तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं विद इन सेकंड में। मैंने बोला ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 से 3 सेकंड, उससे ज्यादा का ऐसे सारे क्वेश्चन का कोई भी वैल्यू नहीं है। उसमें बेफिजूल का हमें दिमाग नहीं लगाना है कि हमारे पास टाइम क्या है क्या नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन को बनाने से एग्जामिनेशन में आपके समय की बचत होगी, जो आप दूसरे सेक्शन में आसानी से लगा सकते हैं। और एक चीज आप हमेशा याद रखें, मैं प्रत्येक वीडियो में और हमेशा अपने बच्चों को यही बात समझाता हूँ कि टोटल अगर आपके पास किसी भी एग्जामिनेशन में प्री एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो, 25 क्वेश्चन है अगर आपके पास मैथमेटिक्स के, तो 22 क्वेश्चन जो है आपके, वो प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से 18 सेकंड में बन सकते हैं। मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन का टाइमिंग लेगा तो 18 सेकंड एक क्वेश्चन को बनाने में लगेगा। और अगर बात करें रेस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन का, तो हो सकता है कि वो 3 क्वेश्चन आपसे 1 से 2 मिनट पर क्वेश्चन ले, 1 से 2 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन प्री के एग्जामिनेशन के जो आते हैं, मैक्सिमम उसको हम 7 से 8 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी में बच्चे घबराए रहते हैं कि नहीं सर, सो मेरा टाइम नहीं बचा, मुझसे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो आप ध्यान दें, उस टेक्निक को समझिए जो मॉडर्न एरा में हम जी रहे हैं। उस टेक्निक को समझना है हमें कि कैसे हम आसानी से बिना फॉर्मूला के और बिना किसी भी चीज को रटे हुए याद किए हुए हम आसानी से बना सकते हैं। मैथमेटिक्स समझने की चीज है। एक बार अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ गया, और मैंने कुछ बड़ा चीज नहीं बताया, सिंपल सा लॉजिक बताया कि 30 और 60 में जो बड़ा है उसके सामने बड़ा मान रखो, यानी 1 और √3 में, और जो छोटा है उसके सामने छोटा मान रखो। तो भाई 30 छोटा है तो 30 के सामने 1, 60 के सामने वाला 2, चाहे ये ऊपर या ये नीचे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हमेशा हाइपोटेन्यूज 30 60 के साथ हो जाएगा हमारा 2 ही जाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगले प्रश्न को कैसे बनाना है। तो आइए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है,
अगला प्रश्न कह रहा है 8 मीटर ऊंची एक वृक्ष का कुछ भाग आंधी के कारण टूटकर उस वृक्ष के आधार से 30 मीटर की दूरी पर उसका शीर्ष 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर टिक गया है। तो वृक्ष की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछता भी है, जहां पर दो अलग अलग फॉर्मेट निकालना होता है। तो बच्चे ये क्वेश्चन पढ़ के ही उनको लगता है कि इसे छोड़ दो, ये बहुत लेंदी है, टाइम लेने वाला है। तो आप ध्यान दें कि ऐसा क्वेश्चन भी टाइम नहीं लेता है, इसे भी आप 2 से 3 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सिंपल सा यहाँ मान लीजिए कि ये एक वृक्ष है और ये इस वृक्ष के आधार से मैं दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु स्थित कर दे रहा हूँ और ये जो वृक्ष है यहाँ से मान लो ये टूट गया और ये जाके यहाँ मिल गया। अब यहाँ से ये टूटा और ये जाके यहाँ मिल गया, यानी इसका ये जो शीर्ष होगा ये यहाँ होगा, कंफर्म। अब यहाँ से मैंने बिंदु का नाम लिखा ये बी और ये मान के बिंदु सी। तो ये जो वृक्ष का शीर्ष है ये टूटकर ये इस पर जमीन पर आ गया। आधार से कितनी दूरी पर दिया है? आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये दूरी आपके पास BC की वैल्यू आपके पास 30 मीटर दे रखी है। कॉमन सेंस से एक चीज ध्यान रखिए कि ये दूरी और ये दूरी दोनों तो बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये पार्ट यहाँ से यहाँ वाला पार्ट ही टूटकर यहाँ से यहाँ आया, यानी ये पार्ट बराबर ये पार्ट। अगर मान लो कि मैंने यहाँ बिंदु D रखा तो हम आसानी से कर सकते हैं AD = AC। हम आसानी से कर सकते हैं ना AD = AC, सिंपल सा लॉजिक। और कितने डिग्री के उन्नयन कोण के साथ इसका शीर्ष? यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री के उन्नयन कोण के साथ शीर्ष टिका हुआ है, यानी इस बार ये जो एंगल हमारे सामने दे रखा है ये कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल सा लॉजिक और आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अब आपको दिमाग में भी ये आ रहा होगा कि इसको करना क्या है, सिंपल सा चीज है, इसको करना क्या है आप भी समझ रहे हैं। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसको आसानी से आप कैसे हल कर सकते हैं। सिंपल सा है कि ये जब 60 डिग्री है तो ये एंगल आपके पास कितना होगा? 30 डिग्री, कंफर्म। 30 के सामने वाला पार्ट 1, 60 के सामने वाला पार्ट हमारे पास √3, यही होगा। तो आइए हम तो बात करते हैं कि जब हम AB की लंबाई निकाले तो हम AB बराबर निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा AB बराबर? तो एक यूनिट यानी ध्यान दीजिएगा 30 के सामने जो पार्ट है हमारे पास ये साइड है 30 मीटर, तो एक यूनिट का वैल्यू 30 मीटर, तो √3 यूनिट का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 30√3 मीटर, यानी ये दूरी AB हमारे पास आ गई 30√3 मीटर। अब AB का वैल्यू हमारे पास आ गया 30√3 मीटर। अब इसी के साथ साथ जब हम AC निकाले तो सिंपल सा लॉजिक है कि अब आप ध्यान दें यहाँ 30 के सामने वाला साइड आपके पास एक दिया है, यानी कि AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो AC बराबर AD हम लिख सकते हैं। और ये जब हम निकाले तो सिंपल सा चीज है, एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास 30 मीटर, तो AC वाला यूनिट हमारे पास कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ऑलवेज 2, 30 और 60 वाले रेशियो में। तो 2 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 मीटर। तो जब हम BD निकाले तो BD बराबर यानी BD टोटल लंबाई हो गई वृक्ष की। तो जब हम BD निकाले तो BD के लिए हम क्या लिख सकते हैं? AD + AB, यानी जब ये 60 मीटर तो कंफर्म ये भी हमारे पास 60 मीटर होगा। क्लियर है? तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे, यानी 60 मीटर + 30√3 मीटर, यानी अगर हम इसको जोड़े तो 60 मीटर + 30 × 1.732, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो 60 + 3 से इसको अगर मल्टीप्लाई करें 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 21, तो आपके पास कैरी करने वाला 3 × 1 = 3 × 5, यानी अब यहाँ पर 30 यानी 51.96, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 60 और 51 को यानी 111.96, और अप्रॉक्स में हम लिख सकते हैं 112 मीटर, और इस वृक्ष की लंबाई हमारे पास क्या आ जाएगी? 112 मीटर। तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को देखिएगा, मैंने ये जो फॉर्मेट आपको बताया है ये टेबल फॉर्मेट समझाने के लिए, ये भी फॉर्मेट समझाने के लिए। अगर आपके पास कॉमन सेंस जब आ चुका है और ये तरीका आपको मालूम है तो इसको आप विदिन सेकंड में डायरेक्ट आप निकाल कर जोड़ सकते हैं। अपने रफ कॉपी में बस बनाना है, और आपको देख रहे ये 30 है तो ये 30√3,
ये 30 है तो ये 60 और इन दोनों को जोड़कर आपके पास वृक्ष की लंबाई निकल जाएगी और सीधा आप ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट के साथ हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन को और कैसे आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये सारे फॉर्मेट, अभी हाइट एंड डिस्टेंस हमारा खत्म नहीं हुआ, आज मैं बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बताया हूं आपको और उन सारे बेसिक क्वेश्चन को समझने के लिए जो मैंने तरीका बताया है, केवल आपको क्या करना है, उस सारे तरीका को आपको यूज करना है और इस क्वेश्चन को आपको फिर से बनाना है और इससे आगे जो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा तो इससे ऊपर वाले लेवल के भी क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा जहां से एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन बहुत आयात आते हैं। और साथ ही साथ मेरा अनुरोध आप लोग से पुनः है कि आप उन बच्चों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो बच्चे वांछित है, जो बच्चे अभी उन लोग को नहीं पता है कि इस तरीका को कैसे बनाया जाए, वो अभी भी थीटा वाले फॉर्मेट में है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं और जिससे उनको इस सेक्शन में आसानी होगी बनाने के लिए। तो आप सबसे मेरा पुनः अनुरोध है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक बटन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। और अगले वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ वीडियो एंड करूंगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।